नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का निपुण पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का पहला अध्याय संविधान निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हम देखने वाले 1773 से 1858 तक जो जो चीज़ें भारत में हुई हैं, संविधान जैसी चीज़ें कहाँ कहाँ से निकल कर आई हैं और संविधान बनने से पहले कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हुआ करती थी जिससे हमारा देश में शासन चलता था, तो उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो अध्याय की रूपरेखा इस प्रकार रहेगी। पहले ब्रिटिश शासन का भारत में आगमन का इतिहास पढ़ेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे और 1700 उसके बाद द्वैत शासन पढ़ेंगे। 1793 से 1813 का चार्टर एक्ट के अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं उनको देखेंगे। 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का अंतिम चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद यूपीपीसीएस प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा संबंधी जो प्रश्न आते हैं उन पर चर्चा करेंगे, किस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी वगैरह कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि संविधान से प्रश्न आते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं 1600 ईस्वी में क्या होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के उद्देश्य से भारत आती है। 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ के प्रथम चार्टर द्वारा इन्हें भारत में व्यापार करने का अधिकार मिला। 1600 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती, महारानी एलिजाबेथ ने इन्हें अधिकार पत्र दे दिया। उसके बाद 1765 में क्या होता है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार कंपनी को प्राप्त हुए। 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार कंपनी को प्राप्त हो जाते हैं। दीवानी का अर्थ होता है राजस्व एवं दीवानी न्याय का पूर्ण अधिकार। राजस्व संबंधी जितने भी कर वगैरह वसूलेगी तो वो कंपनी वसूलेगी। संविधान के लिए सभा का विचार सर्वप्रथम 1934 में एमएन राय द्वारा दिया गया। जो हमारा संविधान बना तो संविधान के लिए संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार दिया गया एमएन रॉय द्वारा, जिनको संवैधानिक सलाहकार कहा जाता है। इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के विकास से हमारे वर्तमान संविधान का मार्ग प्रशस्त हुआ है। आगे देखते हैं 1773 से 1858 तक क्या क्या होता है। तो भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने का पहला लिखित प्रयास था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके द्वारा कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को पहली बार मान्यता मिली। अब खासकर देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या विशेषता है। पदनाम में बदलाव किया गया। बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था उसका नाम बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। 4 सदस्यों को गठित किया गया कि आप गवर्नर जनरल की सहायता करेंगे। कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। वारेन हेस्टिंग बंगाल में प्रथम गवर्नर जनरल बने। उसी टाइम पे बंगाल के जो गवर्नर थे उनको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। वो शख्स था वारेन हेस्टिंग। अधीनता, मद्रास और बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन काम करने लगे। मद्रास, बंबई और बंगाल 3 प्रांत हुआ करते थे मुख्य। तो बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत अंडर में मुंबई और मद्रास के गवर्नर को कर दिया गया। बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। इससे पहले सभी प्रेसिडेंटियों के गवर्नर एक दूसरे स्वतंत्र थे। इससे पहले जो बंबई के गवर्नर स्वतंत्र थे, मद्रास के स्वतंत्र थे, बंगाल के स्वतंत्र थे। लेकिन अब बंगाल के गवर्नर को ऊंचा पद दे दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और मद्रास और बंबई के गवर्नर को उनके अंडर कर दिया गया, नीचे कर दिया गया। अब देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है 1774 में। एक अधिनियम आता है 1774 में। कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है 1774 के अधिनियम के तहत। संरचना क्या थी, मुख्य न्यायाधीश एक था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। जो 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है, उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है, 3 अन्य न्यायाधीश होते हैं और स्थापना होती है 1774 में। इसको याद रखिए, 4 जज थे, एक मुख्य, 3 अन्य। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे कलकत्ता उच्च न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय के? तो सर एलिजा इम्पे। रिश्वत और निजी व्यापार पर रोक लगाई गई। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने से पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया। भारतीय लोगों से उपहार या रिश्वत लेने पर भी सख्त पाबंदी लगाई। ये किसके द्वारा? सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। उसके बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति की जाती है। ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण मजबूत हुआ। एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स विभाग स्थापित किया गया जिससे जो कंपनी के ऊपर बैठा था, मतलब कंपनी को कंट्रोल करना था जिसका काम। इसके लिए भारत में राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों को रिपोर्ट देना अनिवार्य हुआ। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में क्या हुआ, तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने यह संशोधन अधिनियम पारित किया। इसे संशोधन अधिनियम
एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें जो कुछ कमियां पाई गई तो उसको ठीक करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लाया गया। 1781 के क्या प्रावधान थे? तो गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त रखा गया। जो गवर्नर जनरल था उसकी काउंसिल थी उसको सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त रखा गया। कंपनी के सेवकों को भी उनके कार्य के दौरान की गई कार्रवाइयों के लिए न्यायालय से छूट मिली, और कंपनी के सेवक जो थे तो उनके कार्य के दौरान जो भी उनसे कमियां हो गई उन पर कार्रवाई न करने की बात कही गई, छूट मिली कार्रवाई से। न्यायालय की शक्तियों में कमी की गई। राजस्व वसूलने के मामलों में राजस्व मंडल को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रख कर दिया गया। कलकत्ता के सभी निवासियों को न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया। अब देखते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या होता है? इस अधिनियम ने कंपनी के कार्यों को दो स्पष्ट भागों में विभाजित कर दिया। जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसने कंपनी के कार्यों को दो भागों में विभाजित कर दिया, एक तो व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य, कमर्शियल एंड पॉलिटिकल। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो है कंपनी के कार्य अलग अलग कर दिए गए, व्यापारिक कार्य राजनीतिक कार्य अलग अलग। द्वैत शासन का जन्म होता है यहीं से, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की जाती है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की। राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए ब्रिटिश सरकार के अधीन होता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। व्यापारिक मामलों को देखने के लिए कंपनी के व्यापारियों का समूह होता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। यानी कि ये लोग सरकार का काम देखते थे, सरकार ये लोग बिजनेस करते थे, बिजनेस का काम देखते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कब बनाए जाते हैं? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। ऐतिहासिक महत्व क्या है इस एक्ट का? तो देखते हैं। प्रथम चरण, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। जो कंपनी का क्षेत्र था उसको पहली बार ब्रिटिश क्षेत्र कहा गया। द्वितीय चरण, ब्रिटिश सरकार को कंपनी के मामलों और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण कर दिया गया। जो ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर पूरी तरह से नियंत्रण हो गया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। अब 1793 का चार्टर अधिनियम देखते हैं। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। जो पहला चार्टर अधिनियम था 1773 उसको 20 साल तक बढ़ा दिया गया। अब 1793 जो चार्टर अधिनियम होता था हर 20 साल में आता था, 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना तय हुआ। जो 1793 का चार्टर अधिनियम आया उससे तय हुआ कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। उसके बाद आता है 1813 का चार्टर अधिनियम, फिर 20 साल बाद आता है। व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। कंपनी का जो व्यापार की छूट थी वो भी समाप्त कर दी गई। बाद में कंपनी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए गए। जो कंपनी का एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया, मोनोपोली को समाप्त कर दिया कि अब केवल कंपनी व्यापार नहीं करेगी, ब्रिटेन में जितने और भी व्यापारी हैं वो सभी भारत आ सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। तो सारे व्यापारियों के लिए दरवाजे खोल दिए गए। उसके बाद 1813 के एक्ट के दो बड़े अपवाद होते हैं। कंपनी का चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार एकाधिकार बना रहा। सारे एकाधिकार समाप्त कर दिए गए, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का जो चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार वो उनकी मोनोपोली बनी रहती है, वो एकाधिकार बना रहता है कि चीन के साथ आप ही व्यापार करोगे और चाय का व्यापार सिर्फ आप करोगे। ये प्रीलिम्स में बहुत बार सवाल पूछा गया है, तो इसको ध्यान से याद कर लीजिए। अब देखते हैं इसमें शिक्षा का क्या प्रावधान रहा है 1813 के चार्टर एक्ट में। तो शिक्षा पर इसमें व्यय किया गया। भारतीय शिक्षा साहित्य और के प्रोत्साहन के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया। जो 1813 का चार्टर एक्ट था उसमें कहा गया कि भारत में शिक्षा पर प्रतिवर्ष सरकार 1 लाख रुपया खर्च करेगी। ईसाई मिशनरियों को भारत आकर धर्म प्रचार करने की आधिकारिक अनुमति मिली। 1813 के तहत ही जो ईसाई मिशनरियाँ थी उनको भारत में आकर अपने धर्म का प्रचार करने की छूट मिली। 1833 का चार्टर अधिनियम, ये जो चार्टर अधिनियम था हर 20 साल में आता था। 1773, 1793, 1813, उसके बाद 1833, हर 20 साल में आता था। ये अधिनियम ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में सबसे निर्णायक कदम था। 1833 का जो ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में सबसे निर्णायक कदम था। इसके द्वारा देश के प्रशासनिक ढांचे को पूर्ण एकीकरण किया गया। प्रशासनिक जो ढांचा था उसका एकीकरण कर दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। इसमें एक नया पद बनाया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसे सभी नागरिकों और सैन्य शक्तियां प्रदान की गई। जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था उसको अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, उसे सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां प्रदान कर दी गई 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा।
भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को। और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। विधायी शक्तियों का हनन होता है यहाँ पर। मद्रास और बंबई के गवर्नरों को कानून बनाने की विधायी शक्तियों से पूरी तरह वंचित कर दिया गया। जब बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया तो मद्रास और बंबई के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर कर दिया गया था। अब जब भारत का गवर्नर जनरल बना है तो मद्रास और बंबई के गवर्नरों को कानून बनाने की विधायी शक्तियों से पूरी तरह वंचित कर दिया गया कि अब तुम कोई भी कानून नहीं बना सकते हो। अब केवल भारत के गवर्नर जनरल को ही पूरे देश में के लिए कानून बनाने का अधिकार होगा, ऐसा कहा गया। नियामक कानून बनाम अधिनियम। 1833 से पहले बने कानूनों को नियामक कानून कहा गया। जो 1833 से पहले बने थे कानून उनको नियामक कानून कहा गया, और इस अधिनियम के तहत बने कानूनों को अधिनियम कहा गया। तो पहले बने कानूनों को नियामक कानून, 1833 के बाद बने कानूनों को अधिनियम कहा गया। व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त। 1833 के बाद व्यापारिक जो एकाधिकार था पूर्णतः समाप्त। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक संस्था के रूप में गतिविधियां पूर्णतः समाप्त कर दी गई 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। अब कंपनी विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गई है। अब कंपनी क्या बन गई? प्रशासनिक निकाय। अब वो शासन करेगी सिर्फ कंपनी। सिविल सेवा का प्रथम प्रयास। सिविल सेवा का प्रथम प्रयास। एक्ट में सिविल सेवा के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता शुरू करने का प्रयास किया गया। 1833 का जो एक्ट था इसी के तहत सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता का प्रयास किया गया। इसका विरोध किसने किया? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के भारी विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त करना पड़ा, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इस प्रतियोगिता का विरोध किया। विधि सदस्य का आगमन। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी मामलों के लिए चौथे सदस्य के रूप में एक विधि सदस्य जोड़ा गया। गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें एक विधि सदस्य जोड़ा गया। प्रथम विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया। प्रथम विधि सदस्य यानी कानूनी सदस्य लॉर्ड मैकाले नियुक्त किया गया 1833 के चार्टर एक्ट के बाद। अब देखते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम। फिर 20 साल बाद आ गया 1853 और नया चार्टर अधिनियम आता है। यह ब्रिटिश संसद द्वारा पारित चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला का अंतिम अधिनियम था, और एक ऐसा अधिनियम था, अंतिम अधिनियम था। इसके बाद कोई भी चार्टर अधिनियम नहीं आया, क्योंकि जो कंपनी का शासन पूरी तरह समाप्त हो गया और भारत पर पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार की हुकूमत शुरू हो गई। संवैधानिक विकास के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण अधिनियम था। 1853 का जो अधिनियम था संवैधानिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण अधिनियम होता है। विधायी और प्रशासनिक कार्य अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ से पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसके विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य अलग अलग कर दिए गए। परिषद में कानून बनाने के लिए 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। परिषद थी गवर्नर जनरल की, उसमें 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। उसके बाद भारतीय केंद्रीय विधान परिषद। इस प्रकार एक नई केंद्रीय विधान परिषद का गठन हुआ। 6 नए पार्षद जोड़े गए, उसके बाद एक नई केंद्रीय विधान परिषद का गठन होता है। इसमें छोटी संवाद की तरह काम किया गया। इसमें एक छोटी संवाद की तरह काम किया गया जिसमें ब्रिटिश संसद की तरह ही प्रतिक्रियाएं अपनाई जाती थी। जैसा ब्रिटिश संसद में होता था उसी तरह ये लोग भी जो विधान परिषद के सदस्य थे ये उसी तरह से यहाँ पे काम करते थे। खुली सिविल सेवा प्रतियोगिता 1853 की चार्टर एक्ट द्वारा कराई जाती है। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु अंततः खुली प्रतियोगिता व्यवस्था शुभारंभ हुआ। पहले हो रहा था लेकिन उसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने विरोध किया था तो उसको समाप्त किया गया। अब फिर से 1853 में इसको शुरू किया गया। इसके तहत विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई। अब ये सिर्फ अंग्रेजों के लिए नहीं सिर्फ बल्कि भारतीय नागरिकों के लिए भी ये प्रतियोगिता खोल दी गई। इसमें भारतीय नागरिक भी प्रतिभाग कर सकते हैं। भारतीय सिविल सेवा के संबंध में 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई भारतीय सिविल सेवा के संबंध में। स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत। अब स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत होती है। पहली बार भारत में केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रारंभ किया गया। 6 नए सदस्यों में 4 का चयन प्रांतीय सरकारों मद्रास, बंबई, बंगाल और आगरा द्वारा किया जाना था। इसमें प्रांतीय लोगों को दाखिल किया गया। 6 नए सदस्यों में 4 का चयन प्रांतीय सरकारों से था। मद्रास, बंबई, बंगाल और आगरा से किया गया। कंपनी के शासन के अंत का संकेत अब बिल्कुल मिल चुका था। पूर्व अधिनियमों में विपरीत इसमें कंपनी के शासन के लिए किसी भी निश्चित समय सीमा का निर्धारण नहीं था।
ये स्पष्ट संकेत था कि ब्रिटिश संसद जब चाहे कंपनी का शासन समाप्त कर सकती थी। अब कंपनी के लिए बिल्कुल कोई भी छूट नहीं बची थी, कंपनी बिल्कुल समाप्त होने वाली थी और ब्रिटिश शासन के अधीन हो चुकी थी। अब देखते हैं एक मुख्य परीक्षा का प्रश्न है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के मुख्य प्रावधानों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए तथा बताइए इससे भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव कैसे रखी। 8 अंक का प्रश्न होता है, मेंस में पूछा जाता है, ऐसा पूछा गया है और 125 शब्दों में इसका आंसर देना होता है। 125 शब्द कहें तो लगभग आप मानिए 2.5 से 3 पेज। अब हम देखेंगे 1858 का भारत सरकार का अधिनियम, 1861, 1892, 1909 के भारत परिषद अधिनियम, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 1858 का भारत सरकार का भारत शासन अधिनियम। पृष्ठभूमि इसकी देखते हैं तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि सैनिक विद्रोह के तात्कालिक बाद ये कानून बना। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसके बाद 1858 में कानून बना। इसे भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस कहा गया। 1858 का जो अधिनियम था, ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्ण अंत हो जाता 1858 में। इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया। गवर्नरों, क्षेत्रों, राजस्व संबंधी शक्तियां सीधे ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी गई। 1858 का जो एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस था, इसके तहत कंपनी पूरी तरह समाप्त हो गई और जितनी भी शक्तियां थी वो ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी गई। गवर्नर जनरल बना वायसराय, पहले वायसराय को गवर्नर जनरल बनाया बंगाल का, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। अब क्या था कि जो भारत का गवर्नर जनरल बनेगा वायसराय। भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। वायसराय भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष आधिकारिक प्रतिनिधित्व बन गया। जो वायसराय बनाया गया वो भारत में ब्रिटिश क्राउन का आधिकारिक प्रतिनिधि बन गया कि ब्रिटिश क्राउन के नाम पे वो यहाँ पे शासन चलाएगा। अब भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। यह प्रश्न यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है तो इसको याद रखिए। द्वैत शासन प्रणाली का खात्मा, जो द्वैत शासन था उसका खात्मा हो जाता है। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा शुरू की गई द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। इसी के तहत गठित बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दोनों भंग कर दिए गए। द्वैत शासन प्रणाली में बोर्ड ऑफ कंट्रोल हुआ करता था, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हुआ करता था, तो दोनों बोर्ड भंग कर दिए गए। नया पद, भारत सचिव का नया पद यहाँ से निकल के आता है। एक नया पद भारत सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का सृजन किया गया। भारत सचिव का पद का सृजन किया गया। इसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण और अधीक्षण की शक्ति निहित थी। भारत सचिव था, यही सर्वेसर्वा था। भारत सचिव की स्थिति क्या थी, तो भारत सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का अनिवार्य सदस्य होता था। जो भारत सचिव था वो ब्रिटिश कैबिनेट का एक अनिवार्य सदस्य होता था। अतः वह अंतिम रूप से केवल ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। ब्रिटिश संसद के प्रति केवल उत्तरदायी होता था, बाकी और किसी के प्रति वो उत्तरदायी नहीं होता था। भारत परिषद का गठन, भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। जो भारत सचिव था उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक भारत परिषद गठित की गई। इस परिषद का एक सलाहकार समिति थी। इस परिषद की क्या थी, एक सलाहकार समिति थी जिसका अध्यक्ष स्वयं भारत सचिव होता था। 15 सदस्यों की परिषद थी, इसका एक सलाहकार समिति थी जिसका अध्यक्ष स्वयं भारत सचिव होता था। अब देखते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम। भारतीय संवैधानिक इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ था 1861 का भारत परिषद अधिनियम, क्योंकि यहाँ प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई। प्रतिनिधित्व की शुरुआत कहाँ से हुई, तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम से। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने का प्रथम प्रयास था 1861 में। यानी जो कानून बनेंगे, वो जो परिषद बनाएगी उसमें भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए। यहाँ पे पहला प्रयास ऐसा किया गया कि भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की छूट, स्वतंत्रता दी गई। विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्य, वायसराय को अपनी विस्तारित परिषद में कुछ भारतीयों को गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित करने की शक्तियां मिली। अब भारतीयों का भी उसमें, भारतीय भी जाने लगे विधान परिषद में। जो कानून बनेंगे वो उनकी भी देखरेख में बनेंगे। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को भारत परिषद में, विधान परिषद में मनोनीत किया। यानी कानून बनाने में अब उनका भी हस्तक्षेप होगा भारतीयों का। ये कौन कौन से थे जिनको बनाया गया, तो बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव, 3 को भारत परिषद में शामिल किया गया, विधान परिषद में।
इन तीनों को लॉर्ड कैनिंग ने केंद्रीय विधान परिषद की सदस्यता प्रदान की। विकेंद्रीकरण की वापसी होती है, विकेंद्रीकरण पहले होता है, वापसी होती है। इस अधिनियम ने बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंटियों को विधायी शक्तियां पुनः वापस कर दी। जो मुंबई और मद्रास की विधायी शक्तियां छीन ली गई थी वो पुनः वापस कर दी गई हैं। इस प्रकार 1773 से शुरू हुआ केंद्रीकरण का चक्र पलट गया और विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। 1773 से जो केंद्रीकरण हुआ था वो विकेंद्रीकरण होने लगा है। मुंबई मद्रास वाले गवर्नरों की जो शक्तियां थी वो वापस मिल गई उनको, प्रेसिडेंसियों को। पोर्टफोलियो विभागीय प्रणाली को मान्यता मिलती है यहीं से। लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को कानूनी मान्यता मिली। इसके तहत परिषद का एक सदस्य या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बन सकता है। इसके तहत कहा गया कि परिषद का एक सदस्य एक या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बन सकता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की सहमति के अध्यादेश जारी करने की असाधारण शक्ति दी गई। तो इसमें क्या हुआ कि जो वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की परमिशन या सहमति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। ऐसे अध्यादेश की जीवन अवधि मात्र 6 माह होती थी कि आपातकाल में जो वायसराय था वो अध्यादेश जारी कर सकता था और यह अध्यादेश 6 माह तक लागू रहेगा। 1892 का भारत परिषद अधिनियम देखते हैं। इसके तहत मध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। इसमें और गैर सरकारी यानी भारतीय लोगों की वृद्धि की गई। हालांकि परिषदों में आधिकारिक सरकारी बहुमत अभी भी बना हुआ था। परिषदों में आधिकारिक सरकारी बहुमत बना हुआ था अभी भी। बजट पर चर्चा करने का अधिकार, विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की गई और उन्हें बजट पर चर्चा बहस करने की शक्ति मिली विधान परिषद के सदस्यों को, ये 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। साथ ही उन्हें कार्यपालिका से सीमित प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। चुनाव प्रणाली की अप्रत्यक्ष शुरुआत, चुनाव प्रणाली शुरू हुई। गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय और जमींदारों की सिफारिश पर एक सीमित परोक्ष चुनाव प्रावधान हुआ। यानी गैर सरकारी सदस्य जो भारत के सदस्य होते थे उनके नामांकन के लिए जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय और जमींदारों की सिफारिश पर एक सीमित और परोक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम में चुनाव शब्द का सीधा प्रयोग नहीं किया गया। चुनाव शब्द का इसमें सीधा प्रयोग नहीं किया, किसमें? 1892 के चार्टर अधिनियम में। अब देखते हैं 1909 का अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार। इसे लोकप्रिय रूप से मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। लॉर्ड मार्ले तत्कालिक भारत सचिव थे और लॉर्ड मिंटो तत्कालिक भारतीय वायसराय। मार्ले थे भारत सचिव और मिंटो थे वायसराय, इसलिए मार्ले मिंटो सुधार इसको कहा गया। परिषदों के आकार में वृद्धि की गई। केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। केंद्रीय जो विधान परिषद थी उसके सदस्यों की संख्या पहले 16 हुआ करती थी, अब बढ़ाकर 60 कर दी गई 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। प्रांतीय विधान परिषदों में भी सदस्यों की संख्या असमान रूप से वृद्धि की गई। केंद्र में भी की गई और प्रांत में भी की गई वृद्धि। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने जिन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे वायसराय की कार्यपालिका परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने, उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। प्रीलिम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखिए। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का उदय। इस अधिनियम ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की शुरुआत की। यहाँ से सांप्रदायिक चीज़ें निकल के आती हैं कि मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इसके तहत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं। ऐसा कहा गया कि मुस्लिमों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही केवल करेंगे। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक, लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। इसी ने सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की थी कि मुस्लिमों का चुनाव केवल मुस्लिम करेंगे। इसने भारतीय राजनीति में संस्थागत विभाजन की शुरुआत कर दी, यानी फूट यहीं से पड़ी हिंदू मुस्लिम की। 1919 का भारत शासन अधिनियम, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय। उसमें मार्ले मिंटो सुधार था, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, तो मॉन्टेग्यू भारत सचिव, चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय। यह कानून 1921 में पूर्णतः लागू किया गया था। प्रांतों में द्वैत शासन, प्रांतीय विषयों को पुनः 2 स्पष्ट भागों में व्यक्त कर दिया गया। एक था हस्तांतरित विषय, दूसरा था आरक्षित विषय। हस्तांतरित बनाम आरक्षित, इसमें क्या अंतर है? तो हस्तांतरित विषय, इन पर गवर्नर मंत्रियों वादियों की सहायता से शासन करता था जो परिषद के प्रति जवाबदेह थे।
हस्तांतरित विषय थे कि इन पर गवर्नर मंत्रियों भारतीयों की सहायता से शासन करता था जो विधान परिषद के प्रति जवाब देते। और आरक्षित विषय में इन पर गवर्नर अपनी कार्यपालिका परिषद की सहायता से बिना किसी जवाबदेही के शासन करता था। हस्तांतरित विषय में उसकी जवाबदेही होती थी, भारतीयों की सहायता से शासन करता था। आरक्षित विषयों पर अपनी कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था जो किसी पर जवाबदेह नहीं थे। केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था। पहली बार देश में केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना हुई। द्विसदनीय व्यवस्था भारत विधान परिषद के स्थान पर अब राज्य परिषद, उच्च सदन और केंद्रीय विधान परिषद के स्थान पर निम्न सदन का केंद्रीय विधानसभा निम्न सदन का गठन हुआ। तो राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा 2 सदनों की व्यवस्था की गई, जिसको आज राज्यसभा और लोकसभा के नाम से जाना जाता है। द्वैत शासन प्रणाली यहीं से आई है। प्रत्यक्ष निर्वाचन और मताधिकार की बात करते हैं। दोनों सदनों के अधिकांश सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से तय हुआ। दोनों सदन, उच्च सदन और निम्न सदन, दोनों सदनों में सदस्य कैसे चुन के आएंगे? इलेक्शन द्वारा। संपत्ति कर, शिक्षा, आधार, सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार दिया गया। संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार दिया गया, सबको मताधिकार नहीं दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार, पृथक निर्वाचन के सिद्धांत का दायरा और बढ़ा दिया गया। अब इसमें मुस्लिमों के साथ साथ सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों को भी शामिल कर लिया गया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग CPSC, इस अधिनियम के ने एक लोक सेवा आयोग का गठन मार्ग प्रशस्त किया। परिणाम स्वरूप सिविल सेवकों की भर्ती के लिए वर्ष 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। वर्ष 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। किसके तहत? मार्ले मिंटो सुधार के तहत 1919 के 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ली आयोग की सिफारिश पर। क्यों? किस आयोग की सिफारिश पर? तो ली आयोग की सिफारिश पर सिविल सेवा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संविधान पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव आज भी है। ये भारत के पूर्ण संवैधानिक विकास का सबसे विस्तृत और लंबा दस्तावेज था। हमारे वर्तमान भारतीय संविधान का लगभग 2/3 भाग इसी अधिनियम से प्रेरित है या लिया गया है। अखिल भारतीय संघ का प्रावधान कहाँ से आता है? तो इसमें ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान था। ब्रिटिश प्रांतों, देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान था। हालांकि देशी रियासतों के शामिल न होने के कारण संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया। अखिल भारतीय संघ अस्तित्व में नहीं आया क्योंकि देशी रियासतें इसमें नहीं मिली। शक्तियों का त्रिस्तरीय विभाजन। अब शक्तियों का स्पष्ट त्रिस्तरीय विभाजन किया गया। संघ सूची, प्रांतीय सूची, संवर्ती सूची। जैसा कि आज के टाइम में संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची है, वही पहले हुआ करती थी। संघ सूची, प्रांतीय सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची में 59 विषय थे, प्रांतीय सूची में 54 विषय थे और संवर्ती सूची में 36 विषय हुआ करते थे। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास रहेंगी? तो 1935 के अधिनियम के तहत सभी अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल या वायसराय को सौंप दी गई। जो अवशिष्ट शक्तियां थी गवर्नर जनरल और वायसराय को सौंप दी गई 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। वर्तमान में ये शक्तियां भारतीय संसद के पास निहित हैं। पहले गवर्नर जनरल वायसराय को सौंप दी गई थी और आज के टाइम में अवशिष्ट शक्तियां भारतीय संसद के पास हैं। प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति कर दी गई। प्रांतों में चल रहे द्वैत शासन प्रणाली को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रदान की गई। प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई। कहा गया कि अब तुम स्वतंत्र हो। द्वैत शासन था वो समाप्त कर दिया गया। परिवर्तन क्या होता है? केंद्र के स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली लागू करने का नया प्रस्ताव रखा गया। प्रांतों से द्वैत शासन हटा दिया गया, केंद्र में द्वैत शासन लागू करने का प्रावधान किया गया, प्रस्ताव रखा गया। रिजर्व बैंक एवं संघीय न्यायालय। देश की साख मुद्रा को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना की गई 1935 में। अब 1935 के अधिनियम के तहत ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। वर्ष 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। फेडरल कोर्ट की स्थापना 1937 में की गई 1935 के अधिनियम के तहत। 3 जून 1900 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की बात करते हैं। 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना को पेश किया, जिसको माउंटबेटन योजना कहा गया। इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को संपूर्ण राष्ट्र घोषित किया। तो कौन से अधिनियम ने? तो माउंटबेटन योजना, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारत को, इसी के तहत भारत स्वतंत्र होता है। विभाजन और 2 डोमिनियन। जब स्वतंत्र हो जाता है भारत तो इसके द्वारा भारत का विभाजन 2 स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान के सृजन में किया गया। वायसराय और भारत के बीच सचिव के पदों को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। जब भारत स्वतंत्र हो जाता है तो वायसराय भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया जाता है।
संविधान सभाओं को पूर्ण संप्रभुता। दोनों डोमिनियन राज्यों को संविधान सभाओं को अपने देश की संविधान बनाने की पूर्ण संप्रभु शक्ति दी गई। अब दोनों देशों को शक्ति दे दी गई, आप अपने राज्य के लिए संविधान बना सकते हैं अपने देश के लिए। जब तक नया संविधान नहीं बन जाता तब तक भारत शासन अधिनियम 35 के अनुसार ही देश चलाया जाना तय हुआ। कहा गया कि जब तक आप संविधान नहीं बना लेते तब तक भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत देश चलेगा। अब क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 1858 में क्या हुआ, तो वायसराय पद की शुरुआत हुई थी। लॉर्ड कैनिंग पहला वायसराय बना था। 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल बना और लॉर्ड मिंटो यहाँ पे वायसराय थे। 1919 में द्वैध शासन समाप्त, प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था शुरू की गई। 1919 में क्या हुआ, प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ और केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था यानी कि लोकसभा और राज्यसभा आज के टाइम पे विधान परिषद और विधानसभा स्थापित की गई। प्रांतीय स्वायत्तता आरबीआई और संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 में। प्रांतीय प्रांत स्वायत्त के लिए स्वतंत्र हो गए, आरबीआई की स्थापना होती है, संघीय न्यायालय की स्थापना होती है 1935 के अधिनियम के तहत। प्रश्न देख लेते हैं मुख्य परीक्षा का। भारत शासन अधिनियम 1935 के उन प्रमुख प्रावधानों की विवेचना कीजिए जिनका भारतीय संविधान के वर्तमान स्वरूप पर गहरा प्रभाव था। 12 अंक का प्रश्न होता है, 200 शब्दों में लिखा जाता है, लगभग 4 पेज मान लीजिए। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं पहला प्रश्न। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष व्यापार करने भारत आई थी? तो ये 1600 ईस्वी में भारत आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार के लिए एकाधिकार किसने प्रदान किया? तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एकाधिकार प्रदान किया। किस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में दीवानी अधिकार प्राप्त किए? तो 1764 के बक्सर युद्ध के बाद 1765 में दीवानी अधिकार कंपनी ने प्राप्त किए। कंपनी को किन 3 प्रांतों में दीवानी अधिकार सबसे पहले मिले? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में सबसे पहले दीवानी अधिकार मिले कंपनी को। दीवानी अधिकार से क्या तात्पर्य होता है? तो राजस्व वसूलने एवं दीवानी न्याय का अधिकार होता है दीवानी अधिकार। भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी के कार्यों को नियमित करने का पहला प्रयास कौन सा था? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, जिसके द्वारा सबसे पहले कंपनी को नियमित या कंट्रोल किया गया। किस अधिनियम द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। 1773 के एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर का पद नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। 9 नंबर, भारत में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग भारत में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। पहले गवर्नर थे, इन्हीं को गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए कितने सदस्य की कार्यकारी परिषद का गठन किया गया? तो सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। 1773 के तहत किन 2 प्रेसिडेंसियों को बंगाल के अधीन कर दिया गया? तो मद्रास और बम्बई को बंगाल के अधीन कर दिया गया। जब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया तभी मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को इसके अंडर कर दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। यह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। 1774 में स्थापित कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी थी? तो 1 मुख्य न्यायाधीश था, 3 अन्य न्यायाधीश थे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार और रिश्वत लेने पर किस एक्ट द्वारा पूर्ण रोक लगाई गई? तो 1773 के एक्ट द्वारा कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार और रिश्वत लेने पर पूरी तरह से रोक लगाई गई। ब्रिटिश सरकार की कौन सी संस्था भारत में कंपनी के राजस्व तथा अन्य मामलों की निगरानी करती थी? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, जो गवर्निंग बॉडी थी, वो राजस्व तथा सैन्य मामलों पर निगरानी रखती थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए कौन सा संशोधन अधिनियम लाया गया? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, इसको गुड गवर्नेंस एक्ट भी कहा जाता है, 1781 लाया गया 1773 की कमियों को दूर करने के लिए। किस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त किया गया? तो 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसको सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त रखा गया। कंपनी के व्यापारिक राजनीतिक कार्यों को पहली बार किस एक्ट द्वारा अलग अलग किया गया? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग किया गया। भारत में द्वैध शासन डबल गवर्नमेंट का आरंभ किस अधिनियम से माना जाता है? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा भारत में डबल गवर्नमेंट द्वैध शासन लागू किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए किस नई संस्था का गठन हुआ? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कब कहा गया? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में भारत में कंपनी के क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। 23 नंबर, किस चार्टर अधिनियम द्वारा
कंपनी के व्यापारिक अधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। तो 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा जो कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, फिर उसके बाद कई बार बढ़ाया गया। 1773, 1793, 1813, 1833, 1853 आखिरी था। इसके बाद कोई चार्टर एक्ट नहीं आया। नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से देना कब तय हुआ? तो 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों का वेतन भारत के राजस्व से देना तय हुआ। बाद में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पहली बार किस वर्ष आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया? तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी को किन 2 विषयों पर व्यापारिक अधिकार बना रहा? तो इन चीन के साथ और चाय का व्यापार पे एक अधिकार यानी कि मोनोपोली इनकी बनी रही 1813 के एक्ट के द्वारा। बाकी पूरे अधिकार समाप्त कर दिए गए। ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार के लिए आधिकारिक अनुमति किस एक्ट में मिली? तो 1813 के एक्ट में कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और सभी ईसाई मिशनरियों को, व्यापारियों को अनुमति मिल गई कि आप भारत के साथ व्यापार कर सकते हैं। भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किस अधिनियम में हुआ? तो 1813 के चार्टर एक्ट में भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया सरकार प्रतिवर्ष खत्म करेगी। 29 नंबर, ब्रिटिश भारत में पूर्ण प्रशासनिक केंद्रीकरण की दिशा में सबसे निर्णायक अधिनियम कौन सा था? 1833 का चार्टर अधिनियम पूर्ण प्रशासनिक केंद्रीकरण की दिशा में था। बंगाल के गवर्नर जनरल को किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो 1833 के अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। स्वतंत्र भारत के इतिहास के संदर्भ में प्रथम भारत के गवर्नर जनरल कौन बने? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। इससे पहले ये भारत के गवर्नर थे। किस एक्ट द्वारा मुंबई और मद्रास के गवर्नरों को कानून बनाने की शक्तियों से वंचित कर दिया गया? तो 1833 के अधिनियम द्वारा मद्रास और मुंबई के गवर्नरों को कानून बनाने की विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट से पहले बने कानूनों को क्या कहा गया? तो 1833 से पहले जो बने थे कानून उनको नियामक कहा गया, बाद में बने उनको कानून कहा गया। 1833 के तहत बने कानूनों को क्या संज्ञा दी गई? तो उनको अधिनियम कहा गया और पहले वालों को नियामक। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों को पूर्णतः चाय और चीन सहित समाप्त कर दिया गया। तो 1833 में जो 13 में उन्हें अधिकार दिया गया थे, आप चाय का व्यापार कर सकते हैं, चीन के साथ व्यापार कर सकते हैं। 33 में उसको भी समाप्त कर दिया गया। 1833 के एक्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य स्वरूप क्या रह गया? तो विशुद्ध प्रशासनिक इकाई रह गई ईस्ट इंडिया कंपनी 1833 के एक्ट के बाद। 37 नंबर, सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता शुरू करने का प्रथम निष्फल प्रयास किस एक्ट में किया गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण रद्द हो गया। इसी में प्रयास किया गया था, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका विरोध किया। गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में प्रथम विधि सदस्य किसे जोड़ा गया? तो लॉर्ड मैकाले को जोड़ा गया 1833 के एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में। भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी किस अधिनियम के प्रभाव से घोषित किया गया? तो 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 में इसका उन्मूलन हुआ, मतलब जड़ से खत्म हो गई। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में अंतिम अधिनियम कौन सा था? तो 1853 का अंतिम अधिनियम था और 1773 का पहला अधिनियम था। पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को किस एक्ट से अलग किया गया? तो 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया। 1853 के एक्ट के तहत कानून बनाने के लिए गठित की गई संस्था को क्या कहा गया? तो भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। भारतीय केंद्रीय विधान परिषद को अन्य किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो लघु संसद इसको कहते हैं, भारतीय केंद्रीय विधान परिषद को। सिविल सेवकों की भर्ती चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का सफल आरंभ कब हुआ? तो 1853 के चार्टर एक्ट में सफल आरंभ हुआ और 33 में जो था उसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने विरोध किया तो कैंसिल हो गया था। 53 में सफल आरंभ हुआ। भारतीय सिविल सेवा के संबंध में गठित प्रसिद्ध मैकाले समिति की नियुक्ति किस वर्ष हुई? 1854 में। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया? 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा। 1853 के एक्ट के तहत स्थानीय प्रतिनिधित्व के लिए किन 4 प्रांतों के सदस्य चुने जाने थे? मद्रास, मुंबई, बंगाल और आगरा से। किस घटना के परिणाम स्वरूप भारत में कंपनी शासन समाप्त हुआ और क्राउन का शासन स्थापित हुआ? तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से कंपनी का शासन पूरी तरह समाप्त हो गया और ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित हो गया। 1858 के अधिनियम को अन्य किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है भारत शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम, एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट अधिनियम के नाम से 1858 को जाना जाता है। 1858 के एक्ट द्वारा भारत शासन सीधे किसके हाथों में सौंप दिया गया? तो ब्रिटिश राजशाही यानी क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर वायसराय किस एक्ट के तहत किया गया? तो 1858 के एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में वायसराय कौन बना? पहला तो लॉर्ड कैनिंग बना पहला वायसराय जो ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि था। 1784 से चली आ रही नियंत्रण बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की द्वैत शासन प्रणाली कब खत्म की गई? तो 1858 में द्वैत शासन प्रणाली खत्म की गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों को भंग कर दिया गया। 1858 अधिनियम के तहत भारतीय प्रशासन की संपूर्ण कमान संभालने वाले पहले किस नए पद का सृजन किया गया? तो भारत सचिव का पद सृजित किया गया। भारत सचिव ब्रिटिश सरकार के किस अंग का हिस्सा था? तो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य हुआ करता था भारत सचिव। भारत सचिव अंतिम रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता था?
तो ब्रिटिश संसद के प्रति भारत सचिव जवाबदेह होता था। 57 भारत सचिव की सहायता के लिए गठित भारत परिषद में कुल कितने सदस्य थे? तो 15 सदस्य थे कुल। 1858 के एक्ट के तहत 15 सदस्यीय भारत परिषद का मुख्य स्वरूप क्या था? तो एक पूर्ण सलाहकार समिति थी भारत परिषद। भारत परिषद का कारपोरेट अध्यक्ष कौन होता था? तो स्वयं भारत सचिव होता था भारत परिषद का कारपोरेट अध्यक्ष। कानून निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत किस अधिनियम से हुई? तो 1861 के अधिनियम से कानून निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय सदस्यों को प्रतिनिधियों को शामिल करना शुरू किया गया 1861 के भारत परिषद अधिनियम से। 61 नंबर, वायसराय द्वारा अपनी परिषद में भारतीयों को किस रूप में नामांकित किया जाता था? तो गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित किया जाता था भारतीयों को, और जो अंग्रेजों को उनको सरकारी सदस्यों के रूप में। वर्ष 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने किन 3 भारतीयों को केंद्रीय विधान परिषद में नियुक्त किया? तो बनारस के राजा को, पटियाला के महाराजा को और दिनकर राव को। लॉर्ड कैनिंग ने 3 सदस्यों को ब्रिटिश विधान परिषद में मनोनीत किया। ब्रिटिश भारत में विधायी के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया किस एक्ट से पुनः प्रारंभ होती है? तो 1861 के एक्ट से पुनः विधायी विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1864 में शुरू की गई विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो सिस्टम को वैधानिक मान्यता कब मिली? तो 1861 में पोर्टफोलियो को वैधानिक मान्यता मिलती है। वायसराय को आपातकाल काउंसिल की मंजूरी के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस एक्ट में मिली? 1861 में वायसराय को आपातकाल में काउंसिल की मंजूरी के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली। 1861 के तहत वायसराय द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती थी? तो 6 महीने होती थी अधिकतम अवधि। किस अधिनियम द्वारा बंगाल 1862, उत्तर पश्चिमी प्रांत 1866, पंजाब प्रांत 1897 नई विधान परिषदों का गठन हुआ? तो 1861 के अधिनियम के तहत यहाँ पर नई विधान परिषदों का गठन हुआ। ब्रिटिश भारत में प्रत्यक्ष सीमित चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस एक्ट से मानी जाती है? तो 1892 एक्ट से मानी जाती है सीमित चुनाव प्रणाली की शुरुआत। किस अधिनियम को ऐतिहासिक रूप से मार्लियामेंटो सुधार कहा जाता है? तो 1909 के भारत परिषद अधिनियम को मार्लियामेंटो सुधार कहा जाता है। 1909 के अधिनियम को मार्लियामेंटो सुधार के समय लॉर्ड मार्ले किस पद पर आसीन थे? तो लॉर्ड मार्ले थे भारत के सचिव और मिंटो थे वायसराय। मिंटो क्या थे? तो मिंटो थे वायसराय। 1909 के अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। पहले 16 हुआ करती थी विधान परिषद में सदस्यों की संख्या, और 1909 के एक्ट के तहत 60 कर दी गई। वायसराय की कार्यपालिका परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की परिषद में किस सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया? तो विधि सदस्य के रूप में। और भारत में पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत 1909 के एक्ट के तहत की गई। भारत के इतिहास में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को। किस अधिनियम द्वारा सदस्यों को बजट पर पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति मिली? तो 1909 के अधिनियम द्वारा। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है? तो 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के समय भारत का वायसराय पद पर कौन था? तो वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड और भारत सचिव था मॉन्टेग्यू। 81 नंबर प्रश्न, ब्रिटिश सरकार ने भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु उद्देश्य पहली बार कब घोषित किया? तो 20 अगस्त 1917 को घोषणा की, मॉन्टेग्यू घोषणा। 1919 भारत परिषद शासन अधिनियम देश में किस वर्ष पूर्णतः लागू हुआ? तो 1921 में लागू हुआ, 1919 का अधिनियम। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का आधिकारिक प्रारंभ किस एक्ट से हुआ? तो 1919 के शासन से प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू हुई। 1919 के तहत एक्ट के तहत प्रांतीय विषयों को किन 2 भागों में वर्गीकृत किया गया? तो हस्तांतरित और आरक्षित भागों में, 2 भागों में। 85 प्रांतीय आरक्षित विषयों पर गवर्नर किसकी सहायता से शासन चलाता था? तो अपनी कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन चलाता था, जिसकी कोई जवाबदेही नहीं होती थी। प्रांतीय हस्तांतरित विषयों पर शासन के लिए गवर्नर को किसकी सहायता लेनी अनिवार्य थी? तो भारतीय मंत्रियों की सहायता लेनी अनिवार्य थी, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। भारत में पहली बार केंद्र के स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था किस एक्ट के द्वारा लागू की गई? 1919 के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। 1919 के एक्ट द्वारा गठित केंद्र के 2 सदन कौन थे? तो राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद उच्च सदन था, केंद्रीय विधानसभा निम्न। आज के टाइम में राज्य परिषद मतलब राज्यसभा और केंद्रीय विधानसभा मतलब लोकसभा। 89 भारत में आम नागरिकों के लिए सीधे प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत किस एक्ट के द्वारा हुई? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम से। पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार उसमें सिख, ईसाई, एंग्लो और यूरोपियों को कब शामिल किया गया? तो 1919 के अधिनियम द्वारा सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपियों को शामिल किया गया। बाद में संपत्ति कर शिक्षा के अधिकार पर सीमित मताधिकार देने वाला कानून कौन था? तो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक लोक सेवा आयोग किस एक्ट के तहत बना? तो 1919 के तहत लोक सेवा आयोग बना, जो 1926 में सक्रिय हुआ, जिसने खुली प्रतियोगिता कराई। सिविल सेवकों की भर्ती हेतु केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1926 में, ली आयोग की सिफारिश पर। पहली बार केंद्रीय बजट को प्रांतीय बजट किस अधिनियम द्वारा अलग किया गया? तो 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्रीय प्रांतीय बजट को अलग किया गया। 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए कितने वर्ष बाद वैधानिक आयोग का गठन का प्रावधान किया गया? तो 10 वर्ष बाद इसकी समीक्षा करने के लिए वैधानिक आयोग का गठन किया गया। 97 1 नवंबर 1997 में निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व किस आयोग का गठन ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया? तो साइमन कमीशन का गठन किया गया। साइमन कमीशन ने कुल कितने सदस्य थे? तो इसमें 7 सदस्य थे। अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। भारत में साइमन कमीशन का तीव्र विरोध क्यों हुआ? क्योंकि इसके सदस्य सभी ब्रिटिश थे, श्वेत थे, इसमें कोई भारतीय शामिल नहीं था। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष ब्रिटिश सरकार को सौंपी? तो 1933 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। तो हमने ये 100 वन लाइनर प्रश्न किए हैं। तो
तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहिए।